एपिसोड की स्टार्टिंग जोसियन डायनेस्टी से होती है, जो पिछले 600 सालों से चली आ रही है और आज भी मॉडर्न सोसाइटी में उनका स्टेटस कोरिया में सबसे हाई है। तो कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं एक प्रेस्टिजियस एकेडमी। ये कोई आम स्कूल नहीं है, यहाँ सिर्फ नोबल या रॉयल ब्लड वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं। पर टाइम के साथ ये स्कूल बाकी टॉप स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिया गया है। रिजल्ट बोर्ड पर एक नाम टॉप पर है, सोंग हुईजू। लेकिन उसके पीछे खड़े अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हुईजू एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है या फिर एक नाजायज़ चाइल्ड है। स्कूल का प्रिंसिपल तक उसे ये कहकर जलील करता है कि खून की प्योरिटी ही सब कुछ होती है। बस वही पल था जब हुईजू ने डिसाइड किया कि वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेटस को हासिल करके रहेगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हुईजू अब कैसल ब्यूटी की पावरफुल सीईओ है। मीटिंग में वो बताती है कि उनकी कंपनी लॉस में चल रही है, पर उनके मैनेजर कहते हैं कि अब भी वो सेल्स में इंडस्ट्री में टॉप पर आते हैं। पर हुईजू एक ऐसी लीडर है जो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो अपने मैनेजर से कहती हैं कि उसे मार्केट इंडस्ट्री की पूरी डिटेल्स चाहिए और उन्हें दूसरे कंपनी की भी सीक्रेट डिटेल्स लाने को कहती हैं। इसके लिए उन्हें अगर चीप और डर्टी प्ले भी करना पड़े तो भी वो करे, और अपने फाइनेंस मैनेजर को सेल्स के प्राइस 50% कम करने को कहती है। तो वो इससे बहुत लॉस होगा कहते हैं। तो वो सीरियस फेस में कहती है, मैं डिसाइड करूँगी कि मैं मेरे पैसों का कैसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो बाकी सब जो हंस रहे थे वो चुप हो जाते हैं। फिर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे मैजेस्टी के बर्थडे पार्टी में जाना है कहती है, वरना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो वो इरिटेट होकर कहती है, मैजेस्टी को आज के दिन ही क्यों पैदा होना था। फिर वो जाने से पहले मीडिया मैनेजर को एक आर्टिकल लिखने को कहती है कि कैसल ग्रुप की सक्सेसर को मैजेस्टी के रॉयल बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया है। तो रास्ते में उसकी सेक्रेटरी पूछती है, क्या तुम सच में सक्सेसर बन चुकी हो। तो वो कहती है नहीं। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, फिर तुमने झूठ क्यों कहा। तो वो कहती है कि पीआर के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसे पता है कि अगर उसे कोरिया के सबसे बड़े लोगों में शामिल होना है तो उसे बिजनेस नहीं रॉयल्टी चाहिए। अब मिलते हैं हमारे लीड एक्टर ग्रैंड प्रिंस इयान से, जिसे मेड मैजेस्टी के बर्थडे पार्टी के लिए बुलाने आए थे, पर वो उनको आंसर नहीं दे रहे थे। पर जब उनका सेक्रेटरी चोई होन उन्हें आवाज़ देता है तो वो उसे अंदर आने के लिए परमिशन दे देते हैं। दरअसल इयान अभी अभी शिकार से लौटा था और उसे बर्थडे पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर बर्थडे पार्टी का लोकेशन दिखाया जाता है, जो रॉयल पैलेस में हो रहा था। वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। फिर पार्टी में एंट्री होती है हुईजू की, जो एकदम वाइब्रेंट रेड सूट पहनकर पार्टी में आई थी, जो रॉयल फैमिली के रूल्स के खिलाफ होती है। रेड कलर सिर्फ किंग के लिए होता है। फिर वो मीडिया के सामने बहुत सारे पोज देती है और अंदर जाने से पहले वो एक लास्ट लुक देती है, जिससे हुईजू की कंपनी वायरल कर देती है कि हुईजू ने क्या क्या पहना है, जिससे वो सारी चीज़ें कुछ ही सेकंड्स में सोल्ड आउट हो जाती हैं। और हेडलाइन होती है, हुईजू की रेड ड्रेस ने बर्थडे पार्टी की सारी स्पॉटलाइट छीन ली। हुईजू फिर अंदर जाती हैं जहाँ सारे रॉयल फैमिलीज़ के लोग थे। तभी कुछ लड़कियाँ हुईजू के पीछे बात करती है कि हुईजू कैसल ग्रुप की सेकंड डॉटर है और उसे एक मेड ने पाला है, और उसे एक कॉमनर कहकर हंसने लगती है और उसे वो साइको भी कहती है। तो हुईजू जिस ग्लास से वाइन पी रही थी उसी ग्लास को तोड़कर उन्हें चीयर्स करती है। तो वो सब भाग जाते हैं। फिर उसका बड़ा भाई ताइजू उसे चिढ़ाने लगता है कि उसकी कंपनी सेल्स में लॉस कर रही है और उसे एक ज़िद्दी और जेलस लड़की कहता है। तो हुईजू उसकी टाई से गला दबाते हुए कहती है कि हम तुम्हारी तरह आर्ट कैंपिंग और पार्किंग नहीं करते। फिर बर्थडे सेरेमनी स्टार्ट होने की अनाउंस होती है, तो हुईजू उसे छोड़ देती है। भले ही वो दोनों स्टेप सिबलिंग्स हैं, पर दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम हैं। फिर सब मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें मैजेस्टी को दिखाया जाता है, जो कि एक 8 साल का बच्चा होता है। फिर वो सब लोग सेरेमनी स्टार्ट करने के लिए ग्रैंड प्रिंस इयान का वेट करते हैं, जो कि अभी तक नहीं आए थे। तभी मैजेस्टी, जो एक बच्चा है, उसने अपनी कैप नीचे गिरा दी थी, तो एक मेड उसे वो कैप पहना देती है। तभी एंट्री होती है हमारे ग्रैंड प्रिंस इयान की, जो उसी शिकार वाले कपड़े पहनकर ही बर्थडे पार्टी में आ गए थे। ग्रैंड प्रिंस को देखकर मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं, जो कि उसके अंकल होते हैं। फिर वो क्वीन से देर से आने के लिए माफ़ी मांगते हैं।
तो क्वीन उसे शिकार वाले कपड़े पहनकर आने के लिए गुस्सा करती है। तो इयान कहता है, आप मुझे बाद में लेक्चर दे देना, अभी मुझे बैठ जाना चाहिए ताकि बाकी लोग भी बैठ सकें। पर क्वीन अभी भी बहुत गुस्से में थी। फिर सेरेमनी स्टार्ट होती है, हर तरफ सेलिब्रेशन होती है। मैजेस्टी को 3 विश लिखने के लिए कहते हैं। तो वो फर्स्ट विश में अपनी मदर की हैप्पीनेस के लिए लिखते हैं और सेकंड विश में अपने अंकल की हैप्पीनेस के लिए लिखते हैं और लास्ट में वो सबके हैप्पीनेस के लिए विश करते हैं। फिर फायरवर्क स्टार्ट होती हैं और सब सेलिब्रेट करते हैं। अगले सीन में रॉयल फैमिली के प्राइम मिनिस्टर जंगू को दिखाया जाता है, जो हुईजू का काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो वो दोनों बातें करते हैं। तो हुईजू उसके पिंक कपड़ों को लेकर उसे टीज़ करती हैं। तो वो कहता है, रॉयल फंक्शंस में ऐसे कपड़े पहनने का रूल है, पर तुमने ये रेड सूट इंटेंशनली पहना है, जबकि ये रेड कलर रॉयल फंक्शंस में प्रोहिबिटेड है। तो हुईजू कहती है, मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया, मैं तो बस थोड़ा अटेंशन ग्रैब करना चाहती थी। तभी ह्योन आता है और पीएम को ले जाता है। जोंगू इयान के पास आता है और उसे ऐसे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए कहता है। तो इयान कहता है, आप शादी क्यों नहीं करते? तो जोंगू कहता है, क्यों, मेरी शादी के बाद आप मेरी सारी स्पॉटलाइट छीनना चाहते हैं? तो इयान कहता है, यह अपोजिट होने वाला है। असल में इयान एक्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। बाहर से देखने पर उनकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वो घुट रहा है। क्वीन ईरंग, जो कि विलन है, इयान को हर वक्त प्रोटोकॉल्स में बांध कर रखती है। वो चाहती है कि इयान की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाए जो बिल्कुल तभी कुचली सी हो, ताकि इयान कभी पावर ना ले सके। तो इयान पीएम जोंगू से कहता है, क्वीन मुझे शादी करने के लिए हर दिन प्रेशराइज कर रही है, और एक बार मेरी शादी हो गई तो मैं पैलेस से बाहर चला जाऊंगा और मेरा सारा काम फिर से आपको करना होगा, इंक्लूडिंग स्टेट अफेयर्स। मैजेस्टी तो अभी उतने बड़े नहीं हुए कि वो सब संभाल पाए, तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होगी। अगले सीन में हुईजू अपना फ़ोन नेटवर्क ढूंढते हुए पैलेस के अंदर चली जाती है। तभी ग्रैंड प्रिंस इयान वहां आ जाते हैं और हुईजू का नाम और रॉयल पैलेस से क्या रिलेशन है पूछते हैं। तो वो कहती है, मैं रॉयल पैलेस से नहीं हूँ। तो इयान कहता है, तो एक आउटसाइडर का पैलेस के अंदर क्या काम है? अगर तुम मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से चली जाती हूँ तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। तो हुईजू उसे शौक होकर पूछती है, क्या सच में? तो इयान उसके काफ़ी करीब आकर कहता है, मैं अपने जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो काउंट करते हैं, तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। फिर दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं पैलेस में आग लग गई है। फिर फ्लैशबैक होता है जहाँ फॉर्मर मैजेस्टी यानी इयान का बड़ा भाई, उसका डेथ भी ऐसे पैलेस में आग लगने की वजह से हुआ था। तभी उसकी भाभी यानी क्वीन आती है और इयान को सबके सामने थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम अब किसकी जान लेना चाहते हो? तभी छोटे से मैजेस्टी आ जाते हैं और क्वीन उसकी तरफ भागती है, पर इयान को काफ़ी बुरा लगता है कि क्वीन ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। ये देखकर हुईजू और पीएम को भी काफ़ी बुरा लगता है। फिर इयान जोंगू को कहता है, आप बाहर जाकर मीडिया और बाकी सब को हैंडल करिए। फिर तभी हुईजू भी बाहर आ जाती है तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई, क्या कुछ हुआ है? तो हुईजू कहती है, पैलेस में आग लगी है। तो वो वरीड होकर ग्रैंड प्रिंस इयान के बारे में पूछती है। तो हुईजू कहती है, तुम इयान की फ़ैन हो क्या? फिर वो दोनों वापस जा रहे थे तो उसकी सेक्रेटरी हुईजू से पूछती है, तुम इयान से इतना नफ़रत क्यों करती हो? क्या उसने तुम्हें स्कूल में बुली किया है? तो हुईजू कहती है, मुझे देखकर लगता है कि कोई मुझे बुली कर सकता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब हुईजू 9th ग्रेड में थी, तब वो आर्चरी के कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने रात को चुपके से स्कूल ग्राउंड में आ गई थी। और तभी इयान, जो उसका सीनियर था, उसे देख लेता है और बिना परमिशन के ग्राउंड में घुसने के लिए उसे डांटने लगता है। तो हुईजू उसे पूछती है, तो तुम यहाँ कैसे आए? तो इयान कहता है, उसे यहाँ किसी भी वक्त आने का परमिशन है क्योंकि वो रॉयल फैमिली से है, और एक अप्रूवल लेटर दिखाता है। तो हुईजू गुस्से से उसे कहती है, अगर किसी को भी ग्राउंड में आने की परमिशन नहीं है तो रॉयल फैमिलीज़ के बच्चों को यहाँ आने की क्यों परमिशन है? और वो इस बात से चिढ़ती थी कि वो रॉयल फैमिली से नहीं है और रॉयल फैमिलीज़ के बच्चों को सारे प्रिविलेज दिए जाते हैं। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इसी वजह से वो इयान से नफ़रत करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इयान कुछ लिख रहा होता है और वहाँ
क्वीन आ जाती है और कल रात के उसके हरकत के लिए इयान से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि मैं डर गई थी कि मैजेस्टी को कुछ ना हो जाए, और कल जब आग लगी थी तब कोई मैजेस्टी के बारे में नहीं सोच रहा था, सबको तुम्हारी ही फ़िक्र थी। तो इयान कहता है मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी मैजेस्टी को दे दिया है और मैं बाकी लोगों का तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप मुझे ब्लेम मत कीजिए। फिर इयान के पास्ट में दिखाया जाता है जब वो छोटा बच्चा था तो वो हर चीज़ में बेस्ट था, पर उसके फादर जो उस टाइम मैजेस्टी थे उसे अप्रिशिएट नहीं करते थे और उसे क्राउन प्रिंस ना बनाकर ग्रैंड प्रिंस बना दिया था ताकि वो कभी भी किंग ना बन पाए, जबकि उसे ही किंग बनना चाहिए था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है तो इयान क्वीन से पूछता है आप मुझसे क्या चाहती हैं, तो वो कहती है कि वो उनकी चॉइस की गई लड़की से शादी करेगा और उसके और मैजेस्टी के लाइफ से दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ हुईजू के फादर हुईजू को मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे, तो हुईजू कहती है वो अभी शादी नहीं करना चाहती है और उसके फादर ने उसके लिए जो लड़के देखे थे वो हुईजू को अपने स्टेटस और लेवल के नहीं लग रहे थे। तभी वहाँ उसके भाई और भाभी आ जाते हैं और उसे शादी कर लेनी चाहिए कहते हैं, और उसकी भाभी कहती है पापा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ के रखे हैं, और जब अरेंज मैरिज की बात आती है तब फैमिलीज़ हर डिटेल्स का ध्यान रखती है। तो हुईजू हंसते हुए कहती है आप डिटेल्स की बात कर रही हैं, अगर आपने अपनी शादी से पहले डिटेल्स पर ध्यान दे दी तो मेरे भाई जैसे एक लूज़र से शादी नहीं करती। तो उसका भाई कहता है हमने प्यार के लिए शादी किया है और एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तो उसके फादर उन दोनों को चुप कराते हैं और उसे जल्द ही शादी करने को कहते हैं। तो हुईजू कहती है मैं शादी करूँगी, पर जो मेरे लेवल और स्टेटस का होगा मैं उसी से ही शादी करूँगी। फिर वो अपने डैड से पूछती है क्या आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ रहूँगी तो आपका यूज़लेस बेटा मेरे आगे टिक नहीं पाएगा, वैसे भी पहले से ही लोग मुझे नाजायज़ बुलाते हैं और अब आप मेरी शादी एक लूज़र से करवाना चाहते हैं, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूँगी। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है इयान डिसाइड कर चुका था कि वो अब पैलेस छोड़कर चला जाएगा और अपने प्राइवेट रेसिडेंस में रहेगा, और उसने ये बात पैलेस के चीफ मैनेजर से करी थी जो क्वीन के फादर है। तो चीफ मैनेजर कहते हैं अगर आप पैलेस छोड़कर जाएंगे तो पैलेस का रक्षा कौन करेगा, और आपके पैलेस छोड़कर जाने से अगर पैलेस पर वापस हमला हुआ तो हम क्या करेंगे। तो इयान कहता है मुझे लगा मेरे पैलेस छोड़कर जाने से सबसे ज़्यादा आप ही खुश होंगे, पर मैं गलत था। आप मेरी तरफ से क्वीन को गुड बाय कह देना, मैं इतनी जल्दी में हूँ कि उनसे मिल भी नहीं पाया। फिर चीफ मैनेजर क्वीन से पूछते हैं क्या आपने इयान को पैलेस छोड़कर जाने को कहा। तो क्वीन कहती है पहले तो वो मैजेस्टी के बर्थडे में लेट आया, ऊपर से शिकार वाले कपड़े पहन कर आया, और जब पैलेस में आग लगी थी तब सब उसी के बारे में सोच रहे थे, ना कि मेरे बेटे के बारे में, और पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक उसी की बात मानते हैं। तो मैनेजर कहते हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स और भाई को खोने के बाद अपना सब कुछ मैजेस्टी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है और मैजेस्टी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो क्वीन कहती है वही तो प्रॉब्लम है, वो बस उसे रास्ते से हटाना चाहती है ताकि ऐसा ना हो कि वो मैजेस्टी को हटाकर एक दिन खुद किंग बन जाए। फिर हुईजू को दिखाया जाता है जो अपने डैड के भेजे हुए लड़कों की प्रोफाइल्स देख रही थी, पर उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। तो मिस स्ट्रो उसे कहती है कि आप पहले जाकर उनसे मिल लीजिए। तो हुईजू कहती है मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे लेवल और मेरे स्टेटस से मैच करे, मैं कौन सा रॉयल फैमिली में शादी करना चाहती हूँ। ये सोचकर हुईजू को एक आइडिया आता है। दूसरे सीन में इयान को दिखाया जाता है जिससे उसका सेक्रेटरी न्यूज़ दिखा रहा था कि मैंने आपको बोला था कि आप कुछ ढंग का पहन कर जाइए, पर आपके शिकार वाले कपड़ों की वजह से आप हेडलाइन बन चुके हैं। तो इयान कहता है अच्छा ही हुआ, इससे पैलेस में लगी हुई आग वाली न्यूज़ तो छुप गई। तो सेक्रेटरी रियलाइज़ करता है कि इयान सही बोल रहा है। फिर हुईजू के ऑफिस में वो सब लोग उस न्यूज़ को देखकर इयान की तारीफ़ करते हैं कि वो कुछ भी पहनता है तो अच्छा ही लगता है। मिस स्ट्रो भी वो न्यूज़ देख रही थी। फिर वो हुईजू के पास आती है तो हुईजू भी उसी न्यूज़ को देख रही थी। तो मिस स्ट्रो कहती है ये हर जगह हेडलाइन बना हुआ है,
तभी हुईजू कुछ कुछ सोच रही थी तो मिस जो उससे पूछती है अब क्या सोच रही है। तो वो कहती है मुझे अब प्रिंस अच्छे लगने लगे हैं और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो मिस टू शॉक हो जाती है और कहती है आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। तो हुईजू कहती है मेरी जैसी सुंदर अमीर और इंटेलिजेंट लड़की उसे कहाँ मिलेगी। तो मिस टो पूछती हैं क्या आपने ये बात किसी और को बताया है। तो हुईजू कहती है नहीं, तुम पहली हो। तो मिस टो कहती है सही है, प्लीज़ मेरे सिवा किसी और से ये बात डिस्कस भी मत करना। तो हुईजू कहती है वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज चुकी है इयान से मिलने के लिए। फिर इयान और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो इयान को कहता है आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था और कहता है कि आपकी मैरिज के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं और उनमें से एक कैसल ग्रुप की संग हुईजू ने भी रिक्वेस्ट डाला है, उससे कैसे प्रोसीड करना है। तो इयान उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करवा देता है। तो हुईजू को गुस्सा आता है पर वो फिर सोचती है कि शायद वो थोड़ा नखरा दिखा रहा है। फिर इयान और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है तो उसका सेक्रेटरी कहता है सोंग हुईजू ने फिर से रिक्वेस्ट डाला है पर दूसरे नाम से। तो इयान नाम पूछता है तो सेक्रेटरी कहता है पहले उसने कैसल ग्रुप से रिक्वेस्ट भेजी थी पर अब उसने कैसल ग्रुप की दूसरी बेटी के नाम से रिक्वेस्ट भेजी है। इयान उसे फिर से रिजेक्ट करवा देता है। ये देखकर हुईजू को बहुत गुस्सा आता है और वो बार बार रिक्वेस्ट भेजती रहती है और इयान बार बार रिक्वेस्ट रिजेक्ट करता रहता है। ये देखकर हुईजू गुस्से से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने पहले कभी इतने सारे रिजेक्शन नहीं देखे थे। फिर उसे याद आता है कि जब वो उस दिन पैलेस में मिले थे तो इयान ने उसे जूनियर कहकर बुलाया था, तो वो खुद को इयान की जूनियर नाम से रिक्वेस्ट भेजती है। तो इस बार इयान इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और कहता है मैं कैसे मेरे जूनियर को मना कर सकता हूँ। ये देखकर हुईजू काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हुईजू उससे मिलने जाती हैं तो क्वीन को भी पता लग गया था कि हुईजू ग्रैंड प्रिंस से मिलने आई है। फिर वो मेड से पूछती है कि कैसल ग्रुप की सक्सेसर कैसी है। तो मेड कहती है वो अच्छी इंसान है, आपकी वो सारी बात मानेंगी। फिर हुईजू इयान से मिलती है तो इयान उससे पूछता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, क्या मुझसे कोई काम है। तो हुईजू उसे एक रेड एनवलप देकर कहती है मैं तो यहाँ आपको शादी के लिए प्रपोज करने आई हूँ। ये सुनकर हुईजू को देखने लगता है। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब हुईजू ने इयान को काफ़ी सुनाकर चली गई थी कि रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो इयान उसकी हिम्मत देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। फिर हुईजू नेक्स्ट डे स्कूल के सीढ़ियों में बैठकर ये सोचकर परेशान हो रही थी कि उसे रॉयल फैमिली के मेंबर को इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। क्या होगा अगर वो उसे जेल में डाल देंगे तो। तभी एक लड़की आती है और उससे कुछ दिखाने के लिए ले जाती है। तो अनाउंस बोर्ड पर लिखा होता है कि अब से कोई भी स्टूडेंट आर्चरी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में किसी भी वक्त आ सकता है। ये सब इयान ने हुईजू के लिए करवाया था। ये देखकर हुईजू थोड़ा शॉक हुई थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में।